चलिए, हिंदी एमसीक्यू का ये दूसरा सीरीज है। वन लाइनर को हमने कवर कर लिया था। अब देखते हैं वर्णमाला के कुछ 50 प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्वयं राजते स्वरा अन्वग भवति व्यंजन मिति। स्वर की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो इस परिभाषा को किसने दिया है? वामः, रुद्रट, पतंजलि और वामन, इन चारों में से किसने दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पतंजलि। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? पहला है वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को, विराम चिन्हों को, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सीजी पुलिस एसआई मेंस में आया हुआ प्रश्न है, जिसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? तो 33 है। ठीक है। चलिए, अगला है चौथा प्रश्न, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2, 5। सीधी व्यापम साफ में आया हुआ प्रश्न है। चलिए बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है, हिंदी में मूल स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 4 है। चलिए, पांचवा प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4। ठीक है। LOI 2018 में आया हुआ प्रश्न है, जिसका सही आंसर है कि मात्रा के आधार पर स्वर को 2 प्रकार में बांटा गया है ना? किस किस में बांटा गया है? तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में। चलिए, अगला प्रश्न है, स्व आश्रित वर्ण को कहते हैं। ठीक है। स्व आश्रित वर्ण को, है ना, जो स्वतंत्र वर्ण है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए, अगला है 7 नंबर प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल, व्यंजन एवं विसर्ग का मेल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, है ना? तो इसमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, स्वर वर्ण छांटिए। इसमें स्वर वर्ण कौन सा है? तो देखिए, पहले में तो क ख ग व्यंजन है, इसमें भी व्यंजन है, तो और स्वर जो है वह इसी में है, अ आ इ ई। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 9वां नंबर, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? स्वर ध्वनि जो है वह किसके संयोग से उच्चारित होती है? तो स्वर जो है वह किस रूप में रहता है? स्वतंत्र रूप में रहता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती, हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, हवा मंद गति से मुख विवर से निकल जाती है, या फिर डी है, हवा मध्यम, है ना, गति से विवर से निकल जाती है। तो स्वर वह है जो स्वतंत्र है ना? तो इसलिए हवा जो है वह क्या होगा? अबाध गति से, मतलब बिना रुके ही क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। चलिए, अगला है, व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन स्वर वर्णों का मेल है, व्यंजन एवं व्यंजन वर्ण का मेल है, व्यंजन एवं स्वर वर्ण का मेल है। तो देखिए, स्वर जो व्यंजन है ना, एक प्रकार का कैसा वर्ण है? परतंत्र वर्ण है, दूसरे पर आश्रित वर्ण है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 12 नंबर, अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है। अल्प प्राण और महाप्राण जो ध्वनि है वो किससे संबंधित है? तो हवा की कमी बेसी से। चलिए, अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा स्वर मूल स्वर और ह्रस्व स्वर, कंठ एवं घोष
मतलब कि यहाँ पास पूछा जा रहा है कि मूल स्वर भी है, ह्रस्व स्वर भी है, कंठ भी है और घोष ध्वनि भी है। ठीक है, तो मूल स्वर में तो आ ई ऊरी सभी आते हैं। ठीक, तो ये सभी ऑप्शन हो सकते हैं। ह्रस्व स्वर में क्या आता है, तो ह्रस्व स्वर में, है ना, देखो ह्रस्व स्वर में भी ये भी सही आता है। अब कंठ है और घोष बच गया। ठीक है, तो जो 13 नंबर का सही आंसर है ना, वो क्या है, तो देखिए सबसे पहले कंठ से निकलने वाला एक ही ध्वनि है अ। री नहीं है कंठ ध्वनि, ई भी नहीं है, ऊ भी नहीं है। तो कंठ ध्वनि से ही हमें क्या हो गया, पता चल रहा है कि अ जो है वह इससे 13 नंबर का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है ना, घोष और अघोष। ठीक, चलिए 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन हमें पता है यार अलावा होता है, तो यहाँ पास तो ह नहीं है, ह जो है वह ऊष्म व्यंजन है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है, डी। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। चलिए संयुक्त वर्ण बताइए। तो संयुक्त वर्ण ए है, आ और किससे बनता है, ए ऐसे मिलकर बनता है। अ भी है, आ प्लस किससे बनकर बनता है, ओ और अ से मिलकर। अंगा जो है वह संयुक्त वर्ण नहीं है। ज्ञ जो है वह है जा और या से मिलकर बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला है, अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए अनुस्वार और विसर्ग जो है वह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है ना। तो कथन ही क्या हो रहा है, यहाँ पर गलत हो जा रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं, मतलब पहले कैसे प्रयुक्त हो सकता है, तो यहाँ पर तो कथन ही गलत है। चलिए री की मात्रा को छोड़कर तथा अंग और आहा को शामिल करके, है ना, व्यंजन के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को, है ना, सॉरी ऐसे समूह को क्या कहते हैं, 12 खड़ी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, मौखिक स्वर है। तो मौखिक स्वर किसे कहते हैं, तो मौखिक स्वर है आ ई को हम मौखिक स्वर में जानते हैं। चलिए 2 स्वर होता है आ मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर। ठीक, चलिए निम्नलिखित में अर्ध स्वर है। तो अर्ध स्वर कौन कौन सा होता है, तो य होता है, व होता है ना, म नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया। व और ह भी होता है। ठीक, तो इस प्रश्न से हमें पता चल गया कि डी ऑप्शन जो है वह सही है। 20 नंबर का डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अनुस्वार है। चलिए 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अनुस्वार है। तो अनुस्वार क्या है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, सही है कथन। संज्ञा के बाद आने वाला क्वेश्चन है, सॉरी व्यंजन है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो पहले से ही हमें पता चल गया इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है, जो कंठ से भी और तालु को भी टच करता है ना, ऐसे वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर ए का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, तालु से टच होते हुए कंठ की ओर समाप्त हो जाता है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं। जब एक ही व्यंजन के साथ संयोग होता है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, संयोग द्वित्व कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दिल्ली लिखा रहता है ना, तो लाला, या फिर ऐसे ही और वर्ण ले सकते हैं, सच्चा है, अन्न है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सच्चा में
जो ये है वह द्वितीय व्यंजन को दर्शा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, हिंदी में पश्च स्वर है। तो हिंदी में पश्च स्वर कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है ई आ। देखिए अ और अ तो है वह मध्य स्वर में आ जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ठीक, अब ई और ई जो है वह क्या किस में आता है? तो ई जो है वह अग्र स्वर में आता है। ठीक, तो ऊ और ओ क्या है? पश्च स्वर में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण है। तो अघोष भी है, ऊष्म भी है और महाप्राण भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ऊष्म को। तो ऊष्म हमें सबसे पहले 4 मिल जाता है, स स ह, है ना। तो यहाँ पर एक ही स है और दूसरा है ही नहीं, तो यहीं से क्या हो गया, हमारा आंसर मिल गया। चलिए अगला है 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में लघु स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में लघु स्वर किसे कहते हैं? तो री को हम लघु स्वर से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है? तो विसर्ग जो है वह किस वर्ग से संबंधित है? जो अंग और आहा है, दंत्य, कंठ्य, ओष्ठ्य या तालु। 27 नंबर का सही आंसर है कंठ्य। ठीक, अंग और आहा जो है वह कहाँ से निकलता है? तो कंठ से निकलता है, इसलिए इसे कंठ्य वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए। तो अघोष है और अल्प प्राण भी है। चलिए तो सबसे पहले अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या होता है? पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग के वर्ण को कहते हैं। तो क जो है वह पहला हो गया, च छ ज तीसरा हो गया, त थ तो ये तो कट गया, य र ये भी हो सकता है। अब अघोष देखते हैं। ठीक, तो अघोष मतलब कि पहला और दूसरा वर्ण, तो ये तो तीसरा में आ गया था ज, तो ये कैंसिल हो गया। यह जो है वह उस अंतस्थ व्यंजन में आ जाता है, तो क जो है वह सही ऑप्शन मिल रहा है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है, कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो कौवे की स्थिति के आधार पर, है ना, जो स्वर है उसको किन दो भागों में बांटा गया है? तो दो प्रकार से बांटा गया है। किस किस में? एक होता है अनुनासिक स्वर और दूसरा होता है निर्नुनासिक, जिसे हम क्या कहते हैं? मौखिक स्वर भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, अवरोधी व्यंजन में। ठीक है, अवरोधी व्यंजन क्या होता है? देखिए अवरोधी से ही पता चल रहा है, अवरोध मतलब रुकना, है ना। तो हवा तीव्र गति से निकल जाती है, तो ये तो कट हो गया। हवा मंद गति से निकलती है, तो ये भी कट। हवा रुक जाती है। ठीक है, अवरोधी व्यंजन से क्या होता है? हवा जो है वह रुक जाती है। ऐसे वर्ण कौन कौन से आते हैं? तो आते हैं प, फ, ब, भ और म। इन सभी को हम क्या कहते हैं? अवरोधी व्यंजन कहते हैं। चलिए अगला है 31 नंबर प्रश्न है, नासिक्य व्यंजन किसे कहा जाता है? तो नासिक्य व्यंजन किसे कहा जाता है? पहला है जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा मुख से निकलती है। नहीं, ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा क्या बोल रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है। जी, नाक से निकलने वाले व्यंजन, नाक से हवा निकलती है, ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? नासिक्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ह, म, व एवं र वर्णों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही क्रम है। देखिए ह सबसे पहले पूछा है ना। तो ह कौन सा वर्ण है? किस वर्ण में आता है? तो ह जो है वह कंठ से निकलता है ना। तो कंठ्य वर्ण सबसे पहला आ गया। ठीक, और यहीं से ही पता चल रहा है कि इस प्रश्न का आंसर जो है वह बी है। म को देख लेंगे तो म जो है वह
ओष्ठ वर्ण में आता है। ठीक है, व किस में आता है तो दंत ओष्ठ दोनों में आता है। ठीक, और र किस में आता है तो र जो है वह मूर्धन्य वर्ण में आता है। ठीक, तो एक ही से हमें पता चल गया। चलिए अगला प्रश्न है, च व्यंजन का उच्चारण होता है। चलिए बताइए, च व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है? तो च व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु है। ठीक है, तालव्य वर्ण कहते हैं इसे। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, नासिक्य व्यंजन है। तो नासिक्य व्यंजन किसे कहते हैं? वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? नासिक्य व्यंजन कहते हैं, जिसमें अंगा, इया, अड़ा और न और म शामिल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, वत्स्य ध्वनियाँ हैं। तो वत्स्य ध्वनियाँ कौन कौन से हैं? चलिए बताइए, वत्स्य ध्वनियाँ कौन कौन से आते हैं? तो वत्स्य जो ध्वनियाँ हैं, ठीक है, उसमें न, ल, स, ज, नल, सज, ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, तो ये चारों वर्ण हैं और इसमें एक और शामिल रहता है र। ठीक है, एक और क्या शामिल रहता है? र। तो ये 5 वर्ण हैं जो वत्स्य ध्वनियों में शामिल है। न, ल, र, स, ज, ऐसे याद रखना है, नल, रस, ज, वत्स्य ध्वनियाँ। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है। ऐसे वर्ण है ना जिसको उच्चारण करने से क्या होगा? जो होंठ है वो वृत्तनुमा बन जाए। तो वृत्तमुखी वर्ण कौन सा है? चलिए 36 नंबर का जो सही आंसर है वो क्या है? बी। ऊ का उच्चारण करते हैं तो क्या हो जाता है? जो हमारा होंठ है वो वृत्तनुमा बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निर्नुनासिक है। निर्नुनासिक, चलिए इस प्रश्न को व्यापम द्वारा क्या किया गया था? विलोपित किया गया था। इसमें आंसर जो है वह है ही नहीं। ठीक है, चलिए स्टार मार्किंग करके रख लेंगे। इसको व्यापम ने क्या किया गया था? विलोपित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 38 नंबर, ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। तो ओष्ठ ध्वनियाँ हमें पता है ना, प, फ, ब, भ, म, इन सभी को क्या कहते हैं? ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। तो मूल स्वर आ, उ, री है ना, आ, ई, उ, री होता है। तो यहाँ से हमें क्या हो गया? सी ऑप्शन जो है वह सही मिल गया। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर, उ किस प्रकार का स्वर है? तो उ जो है वह किस स्वर में आता है? तो पश्च स्वर में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो संघर्षी व्यंजन पूछा है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? तो सी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प किस प्रकार का व्यंजन है? तो प को किस प्रकार के व्यंजन में रखा जाता है? तो बताइए, ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन और नासिक्य व्यंजन। तो प को किस प्रकार के व्यंजन में रखा गया है? तो प जो है, ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, अयोगवाह वर्ण का उदाहरण है। तो अयोगवाह वर्ण हमें पता है, अंग और आहा को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, द्विगुण व्यंजन है। तो द्विगुण व्यंजन बताएं, द्विगुण व्यंजन क्या क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए,
द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, सी में क्या है, नीचे में बिंदु नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये अड़ा और सड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अ किस प्रकार का स्वर है? तो अ जो है वह किस प्रकार का स्वर है? मध्य स्वर है ना, हमें सबको पता है अ जो है वह क्या है, मध्य स्वर है। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर मिल गया सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ल किस प्रकार का व्यंजन है? ल को किस प्रकार के व्यंजन में रखा गया है? तो ल स्पर्शी व्यंजन, नासिक के व्यंजन, लुंठित या पार्श्विक? तो ल एक पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला है, पंच के अनुसार किस रूप में आता है? तो जो पंच है ना, वो अनुस्वार के किस रूप में आता है? तो पंच को हम जैसे लिखेंगे है ना, तो किस रूप में लिख सकते हैं, इसको बताना है। तो पंच को हम जब भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पंच या और च रहता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण है? अनुनासिक वर्ण, ठीक है, जो अंग के स्थान को लेता है, ऐसा वर्ण कौन सा है? तो चलिए बताइए, ए में है ब, बी में है त, सी में है स और डी में या है। तो या जो है वह अनुनासिक जैसे व्यवहार में रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है? तो कौन से ह्रस्व स्वर किसमें है? स्वर की बात कर रहे हैं ना, वो भी ह्रस्व स्वर। तो अ ई उ री को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? तो स्पर्श व्यंजन, चलिए य र त ल है पहला, दूसरा है य र ल व है, स स स ह है, या फिर क च त प है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करेंगे, ये आपके लिए प्रश्न है। ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और वर्ण वाले बेसिक को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले बेसिक को पढ़ ले, तभी आपका प्रश्न जो है वह बन पाएगा। ठीक है, चलिए अब